हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन कोर्स नवंबर टर्म के एग्ज़ाम के लिए, राइट। नवंबर 20 एग्ज़ाम के लिए मैं जो तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स। सीए फाउंडेशन में आपके पास में 2 थ्योरी पेपर्स है। सबसे पहले पेपर 2 बिजनेस लॉज, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। दिस इज़ 100 मार्क्स पेपर। आज मैं तुम लोगों के साथ ये पेपर स्टार्ट करूँगी, तो इसका डिटेल डिस्कशन अभी क्लास में आगे करूँगी। दूसरा पेपर जो मैं कवर कर रही हूँ तुम्हारा, दैट इज़ पेपर 3 इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज। ये पेपर भी अगेन एक 100 मार्क्स का पेपर है। इसका ओवरव्यू मैं आपको इको क्लास में दूँगी। सिंस हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो के थ्रू हो रहा है, ऑनलाइन क्लास के थ्रू हो रहा है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आप हमारे रिज़ल्ट्स देख के यहाँ पर आए हो पढ़ने के लिए, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब आप क्लासेस अटेंड करो, मेक श्योर करो कि जब वीडियो की टाइमिंग दी गई है आप लोग उसी वक्त बैठकर वीडियो देखोगे। मुझे चाहिए कि सारे बच्चे सेम टाइम पे वीडियो देखें, ताकि मैं डाउट सेशन आराम से कंडक्ट कर सकूँ, ठीक है। डाउट सेशन के लिए हम मीट करेंगे हमारी ऐप के अंदर में, चैट बॉक्स है, वहाँ पर हम मीट करेंगे। जिसके पर्सनल डाउट्स होंगे वो ऐप में भी मैसेज कर सकता है, या फिर व्हाट्सएप में भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। सीए फाउंडेशन जो है ये आपकी लाइफ का फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम है। फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर करोगे, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई पास परसेंटेज लगने वाली है, 100% रिजल्ट तो होने नहीं वाला। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स जो कि आप लोग अपीयर करके आए हो, इसके बीच का बेसिक डिफरेंस पहले समझते हैं। बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका पेपर का लेवल अलग होगा, वहाँ पर फेल जनरली नहीं होगे आप। सीए फाउंडेशन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पास परसेंटेज लगती है, यानी एवरीवन इज़ नॉट गोइंग टू क्लियर एट वंस। यू हैव टू बी रियली गुड सो दैट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सको अपना पेपर, राइट। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने के डिज़ायर से आई नो आप लोग यहाँ पर आए हुए हो। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोग क्लियर करोगे। इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं गारंटी ले रही हूँ आपकी पढ़ाई की, लेकिन आपको एक गारंटी लेनी होगी कि आप सिंसियरली क्लासेस अटेंड करोगे। व्हेन आई से आप सिंसियरली क्लासेस अटेंड करोगे, आई मीन टू से कि क्लासेस में फिज़िकली प्रेजेंट रहो एंड मेंटली प्रेजेंट रहो। जितनी देर की ड्यूरेशन की क्लासेस है, यू शुड कम्प्लीटली बी डेडिकेटेड टू योर क्लासेस। ये नहीं कि वीडियो देख रहे हो तो उठो, घर में जाओ, खाना खा लो, बीच में मोबाइल देख लो, बीच में स्टॉप कर दो वीडियो को, टीवी देख लो। ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको क्लास दी गई है 1 आवर की, तो 1 घंटा आपको बैठना पड़ेगा। 2 घंटे दी गई है, 2 आवर्स बैठना पड़ेगा। जब वीडियो प्ले की जा रही है, यू हैव टू वॉच इट। ये नहीं कि ऐप में है तो हम बाद में देख लेंगे। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मेरी क्लास की ड्यूरेशन के बाद आपकी ऐप से वो वीडियो हट जाएगी, ताकि एवरीवन इज़ बाउंड टू सी द वीडियो टुगेदर, ओके। मुझे आपसे सारा दिन नहीं चाहिए कि आप सुबह से शाम तक सीए के लिए पढ़ते रहो, नहीं। जितनी देर पढ़ो वो इफ़ेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। दूसरी चीज़, आप लोग रिजल्ट्स देख कर आए हो, आप लोगों को ये बात पता है कि सीए एंड सर्वेशंस क्लासेस आपस में सिनोनिम्स होते हैं। लोग यही बोलते हैं कि भाई सर्वेशन क्लासेस में जाओगे सीए हो जाएगा। सही सुना है। ये क्यों सुना है तुमने? यहाँ क्यों लोगों का सीए हो जाता है? द ओनली रीज़न इज़ कि बच्चे लोग जो है वो स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं। पहले कोर्स कंप्लीट करो। बैकग्राउंड में जो इम्पोर्टेंट है रैंक्स लाने के लिए, पास होने के लिए, वो ये है कि आपको एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब तुम बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे थे, तो तुमने शायद अपने स्कूल में 3 यूनिट टेस्ट दिए होंगे, जो कि 25 to 30 मार्क्स, 50 मार्क्स के बीच के रहे होंगे। तुमने एक फर्स्ट टर्म दिया होगा, तुमने एक प्री बोर्ड्स दिया होगा, फिर फाइनली तुम्हारा बोर्ड का पेपर अपीयर किया होगा, अगर स्कूल के करिकुलम के हिसाब से करें। यानी स्कूल में तुमने 5 एग्ज़ाम्स दिए, फिर जाके तुम्हारा फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम्स आए। उसके अलावा
ट्यूशन सेंटर में, मतलब जो मेरा एकेडमिक विंग है, उसमें हमने तुम्हारे अलग से एग्ज़ाम्स लिए। तो यानी तुमने इतने एग्ज़ाम्स देने के बाद बोर्ड जैसा एग्ज़ाम अपीयर किया। सीए फाउंडेशन में कोई स्कूल नहीं है, सो यहाँ पर एग्ज़ाम्स कैसे होंगे? यहाँ मेरे को तुम्हारे लिए वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने पड़ेंगे, एंड हम मेक श्योर करते हैं कि हम एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट करें जब हमको लगता है कि इट इज़ नेसेसरी, अब एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने चाहिए चैप्टर के बाद में, तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। मैं कभी ये नहीं बोलूँगी तुमको कि देखो तुम एग्ज़ाम दे दो एंड आई वोंट बी चेकिंग योर पेपर, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, प्लीज़ डरो मत, एग्ज़ाम दे दो, मुझे डांटना नहीं है तुम्हें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप एग्ज़ाम्स दोगे, आपके एग्ज़ाम पेपर्स चेक होंगे, आप पूछ सकते हो अपने सीनियर से, पेपर्स चेक हो करके आपको रिव्यू मिलेगा। जहाँ डांटने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं डांटूंगी भी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मिस्टेक्स को करेक्ट करना मेरा काम है। तुम लोग यहाँ पर आए हो पास होने के लिए, और पास करने के लिए मुझे जो चीज़ें ज़रूरी लगेंगी कि मुझे करनी है वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। एग्ज़ाम्स ऐसे नहीं कि बस खाली एग्ज़ाम लिख करके पेपर सबमिट कर दो, नाम के एग्ज़ाम्स हो गए तुम्हारे, नहीं, पेपर चेक होंगे, तुमको रिव्यू मिलेगा। नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में वो वाली मिस्टेक रिपीट होगी तो तुम डांट भी खाओगे, क्योंकि पेपर्स चेक किए जा रहे हैं आपको करेक्ट करने के लिए, राइट। और अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप करेक्ट ही नहीं कर पाए वो गलती को, तो क्या पॉइंट बना प्रीवियस एग्ज़ाम का? तो ये तो मत सोचना कि तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी। फिर ये पेपर्स एग्ज़ाम देने से होता क्या है? प्रैक्टिस होती है। एक चीज़ आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो, लिखने के पैटर्न से देखो, जब हम बोलते हैं ना कि हम लर्न कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, बोलना बहुत ईजी होता है, लेकिन रिटन में हम वर्ड्स भूल जाते हैं। रिटन में प्रेशर क्या होता है? प्रेजेंटेशन भी देखो, साथ ही साथ फोकस करो कि कंटेंट भी राइट लिख रहे हो, तो लिखना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एग्ज़ाम हॉल में तुम पैनिक करो, नर्वस अटैक आए तुमको एग्ज़ाम हॉल में बैठकर, और अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ख़राब करो, उससे अच्छा है हम यहाँ पर प्रैक्टिस करके मेन एग्ज़ाम को भी ऐसा बना लेंगे जैसे कि हम अपने ट्यूशन का ही कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, राइट। तो इसीलिए इस पर्पस के लिए मेरे लिए तुम्हारा एग्ज़ाम लेना बहुत ज़रूरी है। अब ऑनलाइन मोड में कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, क्या होगा, वो हम आगे डील करेंगे। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, मुझे चाहिए सबके पास में लॉ की एक अपनी अलग कॉपी होनी चाहिए, जिसमें तुम लोगों का सारा जो क्लास वर्क है, होमवर्क है, सारी चीज़ें उसमें रिटन होनी चाहिए। मैं क्लास में पढ़ाते वक्त तुम्हें स्पून फीडिंग नहीं करने वाली। हाँ, मेरा स्टडी मटेरियल रहेगा, जो नोट्स नेसेसरी है देना एक स्टूडेंट को कंसेप्चुअली चैप्टर को क्लियर करने के लिए, वो सारे नोट्स तुमको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे जो क्वेश्चंस ट्राई करना है, जो चीज़ एक स्टूडेंट खुद ब्रेन अप्लाई करके कर सकता है, वो सब जगह मैं डिक्टेट करके तुमको लिखवाऊँगी नहीं, तुमको खुद लिखना पड़ेगा। हाँ, क्लास वर्क में तुम्हारा ट्राई करना ज़रूरी है। तुम गलत लिखो मुझे चलेगा, क्योंकि मैं हूँ ना करेक्ट करवाने के लिए। कॉपी में जो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिनकी कॉपी में मैं देखती हूँ बहुत सारे कलरफुल पेन, जितने पेन मैं यहाँ कलरफुल यूज़ करती हूँ वो सेम डिट्टो पेन यूज़ करके अपनी कॉपी बनाते हैं। जब तक आप इतने कलरफुल पेन यूज़ करके अपने नोट्स बना रहे हो, I've got no issue, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी कॉपीज़ देखने में। सच बोलूँ, सुंदर कॉपी सबको अच्छी लगती हैं, मुझे चलेगा, आप बनाओ ऐसे कॉपी, नो प्रॉब्लम। लेकिन कहाँ पे आपकी और मेरे नोट्स में डिफरेंस आना चाहिए? जहाँ मैंने आपको कोई क्वेश्चन लिखने के लिए खुद से दिया, मैंने कहा ट्राई दिस क्वेश्चन, इसका आंसर तुम लिख करके दो। मैंने कहा कि ये वाला पॉइंट, ये वाला टॉपिक मैं नहीं बता रही हूँ, पहले तुम लिखो अपनी कॉपी में। वहाँ मेरे और तुम्हारे नोट्स के बीच में डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी तो सारी चीज़ें सही लिखी गई होंगी, लेकिन तुम पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम, और भगवान करे एक ही बार ही तुम्हें पढ़ना पड़े ये सीए फाउंडेशन, ठीक है ना, इसी एम से तो आए हो यहाँ। तो फिर क्या होगा, तुम अपनी कॉपी में ट्राई करो, सेम डिट्टो लैंग्वेज तुमको, तो मैंने जो लिखी होगी, जो भी एग्ज़ाम में लिखनी है तुम्हें, मेरे आंसर्स के साथ में तुम्हारे एग्जैक्टली स्टार्टिंग में मैच नहीं करेंगे या हमेशा मैच करे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुमको अपनी कॉपी में काटना पड़ेगा पूरा आंसर, फिर रीडू करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ ज़रूर कट करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं चाहिए कि एग्ज़ामिनर तुम्हारी कॉपी में वो कट करे, तो इसीलिए बेटर रहेगा तुम अपनी कॉपीज़ में खुद कट कर लो, ताकि जितना भी रॉन्ग करना है तुम यहीं पर करो, तुम्हें कुछ भी एग्ज़ाम हॉल में तुमसे गलती नहीं हो, वहाँ तुम्हारी कॉपीज़ लिटरली सुंदर हो, ठीक है। तो इसीलिए
अपनी कॉपीज़ में आंसर्स को कट करने से मत डरो, क्योंकि इट इज़ योर ट्राई, वो चीज़ तुमने ट्राई की है तब जाकर वो कट हुई है। गलत तो वो इंसान है जो ट्राई भी नहीं कर रहा है और उसको लग रहा है कि वो एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो चुका है, उसका एग्ज़ामिनर उसकी कॉपी कट करेगा। और मुझे नहीं चाहिए मेरा एक भी स्टूडेंट की एग्ज़ामिनर कॉपी कट करे, इसीलिए तुम अपनी कॉपी खुद यहाँ बैठकर कट करोगे, ठीक है ना। मुझे गलत ट्राई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई नहीं करने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। सीए इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो यहाँ पे ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को कोई एक अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, मुझे एक सर्टेन मार्क्स चाहिए, तो सबसे पहले ये चीज़ अपने दिमाग से निकालो। तुमको अपने मार्क्स ही नहीं सोचने हैं। तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है? तुम्हारा सबसे पहला काम है कि पढ़ाई करो, कंसेप्चुअली कंसेप्ट्स को क्लियर करो। जब कंसेप्चुअली क्लियर होगा, हम प्रिपरेशन मोड में आएंगे, दैट इज़ हम एग्ज़ाम मोड में आएंगे, रिविजन्स मोड में आएंगे, तो हम पॉलिशिंग देंगे, फाइनल टच देंगे, उसके बाद जाके तुम्हारा एग्ज़ाम होगा। तो आज से अपने मन में कोई मार्क्स क्यों बिठा रहे हो? आज से अपना रिज़ल्ट क्यों डिसाइड कर रहे हो? सब के लिए ये एक नया कोर्स है। जब मैं बोल रही हूँ सब के लिए एक नया कोर्स है, इट मीन्स ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर अपियरिंग फॉर सीए फाउंडेशन फर्स्ट टाइम। तुमको आइडिया नहीं है क्या है इस कोर्स में, क्या नहीं है इस कोर्स में, राइट। तो अपने आप को जज करना बंद करो। जिस वे से तुम्हारी नई लाइफ की स्टार्टिंग हो रही है, नए कोर्स की स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग से उस हिसाब से पढ़ो, तुम्हारे मार्क्स आएंगे। चलो, अब ये तो मैंने तुम्हें बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि तुम्हें किस तरीके से सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। अब मैं मूव करूँगी जो पेपर आज मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ, दैट इज़ पेपर 2 ऑफ योर कोर्स। पेपर 2 इज़, इसका नाम देखते हैं पहले क्या है। आओ बोर्ड पर देखो क्या लिखा है। पेपर 2 है आपका लॉ। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज़ बिजनेस लॉज, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो इसके नाम में ही देखो ऑलरेडी छुपा हुआ है 3 सब्जेक्ट्स और, ठीक है ना, 3 पेपर्स। इसके अंदर में है एक ही नाम, पेपर 2। इसमें हमको फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ना पड़ेगा? बिजनेस लॉज। सेकेंड पार्ट क्या पढ़ना पड़ेगा? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। इसी के अंदर में एक और पार्ट है छोटा सा, कम्युनिकेशन का, वो भी हमको यहीं पर कवर करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं बोलती हूँ ये पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है ना। 3 चीज़ें अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी, ओके। अब स्क्रीन्स पर आओ, देखो जो पेपर मैं तुम्हें आज स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, दैट इज़ योर बिजनेस लॉज, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। दिस इज़ योर पेपर 2। दिस इज़ अ सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, रुक जाओ 2 मिनट में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखो बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये जो पेपर है तुम्हारा, दिस इज़ अ 1 पेपर। ये तुम्हें भले ही इसमें मैं दिखा रही हूँ कि 2 सेक्शंस है, बट दिस इज़ 1 पेपर विच विल बी ऑफ 3 आवर्स एंड पूरे 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। इसको इन लोगों ने 2 हाफ्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन ए, सेक्शन बी। ऐसा इंस्टीट्यूट ने क्लासिफाई करके दिया, मैंने नहीं क्लासिफाई किया, ऐसा इंस्टीट्यूट ने क्लासिफाई करके दिया है। इट इज़ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, 2 हाफ्स में डिवाइडेड है ये पेपर। सेक्शन ए इज़ योर बिजनेस लॉज एंड सेक्शन बी इज़ योर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। बिजनेस लॉज पूरे 60 मार्क्स का आपके सिलेबस में है, यानी आपको लग रहा था कि 100 मार्क्स का एक पेपर है, इसमें लॉ वाला पार्ट इज़ ओनली फॉर 60 मार्क्स। सीए फाउंडेशन लेवल में दिस इज़ फॉर 60 मार्क्स, लेकिन सीए इंटर में जब आप आओगे देन इट विल बी कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। क्या नाम हो जाएगा? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। दिस इज गोइंग टू बी फॉर फुल 100 मार्क्स, यानी यहाँ का 60 मार्क्स विल बी कन्वर्टेड इनटू 100 मार्क्स इन सीए इंटर लेवल, एंड सीए फाइनल में अगेन यू विल हैव लॉज दैट विल बी अगेन फॉर 100 मार्क्स। सेक्शन बी विल बी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, दिस विल बी फॉर 40 मार्क्स। ये जो 40 मार्क्स वाला पार्ट है ये आपको आगे कहीं पर नहीं मिलने वाला है। सो ये सीए फाउंडेशन तक ही कन्फाइंड है, लेकिन ये लॉ वाला पार्ट आपको आगे मिलने वाला है।
तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि आपका जो बेस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, विच विल कंटिन्यू इन CA इंटर एंड अगेन इन CA फाइनल, जो लोग CA फाइनल के लिए अपीयर करोगे। अभी मैं बात कर रही हूँ बिजनेस लॉज की। बिजनेस लॉ में हम क्या कवर करेंगे? बिजनेस लॉ में दे आर 5 एक्ट्स इन योर सिलेबस। ये 5 एक्ट हमको कवर करने हैं, सबके लिए नया है ये वाला पार्ट। सो मैं नहीं बोलूँगी तुमको कि तुम जज करो कि ये इजी है या डिफ़िकल्ट है, ना मैं तुमको बोलना चाहूँगी कि तुम अपने मन में कोई ओपिनियन फॉर्म करो बिना पढ़े हुए। पहले पढ़ो फिर देखो तुम्हें कैसा लगता है। अब मैं लॉ पढ़ा रही हूँ, हो सकता है तुमको लगे कि मैं बायस्ड हूँ, बस पर्सनली मेरे को लॉ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारी समझने की चीज़ें हैं जो कि अगर आप समझ लेते हो तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। लोग बोलते हैं कि इट इज़ अ थ्योरेटिकल पेपर, आपको लर्न करना है, आपको रटना है। मेरे को नहीं लगता कि इसमें रटने वाली कोई चीज़ है, मेरे ख्याल से इसमें समझने वाली चीज़ें हैं। अगर आप समझते हो एक्ट को अच्छे से तो मेरे को तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा जब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएंगे। 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है प्रैक्टिकल यानी दे विल गिव यू केस लॉज एंड दे विल आस्क यू टू आंसर देम, एंड दूसरे टाइप के आंसर्स होते हैं विच आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, जिसमें आपको वो लोग सीधा पूछेंगे राइट अ शॉर्ट नोट, व्हाट डू यू मीन बाय, और आपको डायरेक्टली आंसर देना है। मैंने आज तक किसी सर्वेशन के मुंह से ये नहीं सुना कि दीदी डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छा लगता है, पेपर इजी लगता है। उन लोगों को हमेशा अच्छा लगता है केस लॉ ओरिएंटेड, क्योंकि मुझे खुद केस लॉज बहुत पसंद है और मैं अपडेट करती रहती हूँ खुद को रीसेंट केस लॉज से। तो मेरे स्टूडेंट्स के भी फेवरेट एंड प्लस पॉइंट केस लॉज हो ही जाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जब CA फाउंडेशन का फर्स्ट टर्म था नवंबर वाला फ्रेशर्स का, सो उसमें विनीता 43rd रैंक लेकर के आई थी। लास्ट टर्म में शिवम 38th रैंक लेकर के आया था, शिवम अग्रवाल, एंड मिहिर जैन 49th रैंक लेकर के आया था। शिवम स्कोर्ड 79 इन लॉ, हर्षा शाम सुखा स्कोर्ड 72 एंड सलोनी ने स्कोर किया 72, सलोनी नाहटा इसने स्कोर किया 72। तो आप देखो लॉ के मार्क्स इतने अच्छे क्यों आ रहे हैं। आप लोगों ने रिजल्ट्स चेकआउट किए ही होंगे तो आपको ऑलरेडी पता है, आपने ये सारे डेटा पहले देख लिया हुआ है, राइट। लेकिन बैकग्राउंड में ये मार्क्स आए कहाँ से? इतने मार्क्स ये लोग कैसे ला पा रहे हैं? जिस पेपर में 40 लाना मुश्किल है, जिस कोर्स में 40 लाना, 40 नहीं आएंगे तो आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे ना। तो जिस कोर्स में 40 लाना मुश्किल है उस कोर्स में दीज पीपल आर गेटिंग 70s में मार्क्स, 79 इज़ ऑलमोस्ट 80, 72। ये सब मार्क्स जब आ रहे हैं, मैं फाउंडेशन लेवल के मार्क्स बताया, अभी मैंने इंटर के मार्क्स डिस्कस नहीं किए। तो ये क्यों ला पा रहे हैं? क्योंकि इनकी अप्रोच जो थी, मैंने जिस वे से प्रैक्टिकल अप्रोच डालने की कोशिश की, स्टूडेंट्स वैसे ही प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो मार्क्स ला पा रहे हैं। तो आपको भी स्टार्टिंग से खाली वो चीज़ों को समझते जाना है एंड आपको इवेंचुअली आ जाएगा। पेंडिंग छोड़ने से प्रॉब्लम होती है। हुआ ना कि आज मैंने क्लास ली लेकिन तुमने आज जो पढ़ने के लिए दिया गया नहीं पढ़ा, तो तुम्हारा वर्क जब पाइल अप हो जाता है प्रॉब्लम तब होती है। नेक्स्ट चीज़, मेरा पढ़ाने का तरीका लॉ में क्या रहेगा? जैसे आज मैंने तुम्हारी ये क्लास कंडक्ट की, नेक्स्ट क्लास हम आज वाले पोर्शन को रिवाइज करेंगे, थर्ड क्लास हम फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास को रिवाइज करेंगे। ये रिविजन से होगा क्या? बार बार क्यूमुलेटिव रिविजन बोलते हैं, बार बार रिवाइज कर करके वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर तुम्हें भी पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर हम साथ में रिवाइज करेंगे तुम ऑब्वियसली घर पर कुछ रिविजन्स करके आओगे, जो भी वर्क मैंने दिया खाली उतना करके आ जाओ। मैं नहीं बोल रही कि तुम्हें सुबह से शाम लॉ पढ़ना है, नहीं, जितना वर्क दिया गया खाली उतना करके आ जाओ। बाकी हम क्लास में रिवाइज करेंगे तो तुम देखोगे तुम्हारा लॉ बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया। अभी लॉ की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी लॉ पढ़ाने जा रही हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में सब चीज़ें बैठने लगेंगी। तुम बोलोगे दीदी और वर्क दो हमें, ताकि हमारा और अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ये वाले पूरे पोर्शन को, पूरे बिजनेस लॉ के 60 मार्क्स मैंने कहा ना, ये वाला पोर्शन है तुम्हारे सिलेबस में, इसको उन्होंने बांटा है 5 एक्ट्स में। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 एक्ट्स प्रिपेयर करने हैं जिससे आपके ये 60 मार्क्स आएंगे। सबसे पहला एक्ट है आपका, स्क्रीन पर देख सक रहे हो, अच्छा अच्छे से ओवरव्यू ले लो। ये देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दूसरा है पार्टनरशिप एक्ट, फिर है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। ये 5 एक्ट्स आपके 60 मार्क्स में आने वाले हैं।
फिर देखते हैं कि ये वाले जो अच्छा, इसमें ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुमको नज़र नहीं आ रहा, ये आपको सीए इंटर में मिलेगा। हाफ हम यहाँ करेंगे सीए फाउंडेशन में और हाफ हम करेंगे सीए इंटर में, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट हम यहीं पर करके ओवर कर देंगे पूरा, तो ये हमको आगे नहीं मिलने वाला। सेल्स ऑफ गुड एक्ट हम यहीं कर लेंगे, ये हमको आगे नहीं मिलेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हम यहीं कर लेंगे, तो आगे नहीं मिलेगा। कंपनीज एक्ट, इसमें पूरे 470 सेक्शंस है। ये हम सीए फाउंडेशन में पढ़ेंगे, ये हम सीए इंटर में पढ़ेंगे। सीए इंटर में हम लोग पूरा कंपनीज एक्ट ही पढ़ेंगे एंड हम लोग सीए फाइनल में पढ़ेंगे। तो ये एक्ट तुम्हारा पूरा आगे भी आने वाला है, ठीक है। ये तुम्हारे एक्ट्स है जो तुम्हारे सिलेबस में उन्होंने दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं, पेपर में देखते हैं कि हर एक एक्ट की कितनी वेटेज है, क्योंकि अगर तुम्हें वेटेज पता होगी, वेटेज मतलब कौन कितने मार्क्स का आने वाला है, अगर तुम्हें ये वेटेज पता है तो हम उस वे से प्रिपेयर करेंगे ना भाई। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सपोज 40% क्वेश्चंस आने वाले हैं एलपीपी से, सपोज आते नहीं हैं, सपोज 40% आने वाले हैं, तो भाई मेरे को एलपीपी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो वो वेटेज हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले आओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। ये जो एक्ट है ये तुम्हारे सिलेबस में 25, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में, तुम्हारे एग्जाम पेपर में 25 to 35% वेटेज से आएगा। इस पूरे एक्ट में 238 सेक्शंस है, जिसमें से सीए फाउंडेशन लेवल में ओनली 75 सेक्शंस हमको कवर करने हैं, ठीक है। कितने सेक्शंस है टोटल? 238। कौन से एक्ट की बात करें, फिर से सुनो। दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये हमारे सिलेबस में 25 to 35% वेटेज का है। इसमें टोटल 238 सेक्शंस है, जिसमें से ओनली 75 सेक्शंस आर कवर्ड इन सीए फाउंडेशन लेवल। रिमेनिंग सेक्शंस जो है वो मैंने क्या बताया था आपको, सीए इंटर में आएगा ना ये वाला एक्ट, और पूरा सीए इंटर में ही कंप्लीट होगा। तो रिमेनिंग सेक्शंस आर कवर्ड इन सीए इंटर लेवल, ठीक है। तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो बेस यहाँ पढ़ के छोड़ोगे, सेक्शन नंबर 1 से इंटर में नहीं स्टार्ट हो रहा, सेक्शन नंबर 76 से इंटर में स्टार्ट होगा। एंड मेरे ख्याल से 76 अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 to 75 का लिंक कंफर्म हमें यहाँ पे अच्छा रखना पड़ेगा, तभी 76 ऑनवर्ड्स इंटर में स्टार्ट होगा। इंटर में 100 मार्क्स का पेपर है, नहीं तो वहाँ पर कैसे क्लियर करोगे। माइंड इट, अगर आप एक पेपर नहीं क्लियर कर पाते हो तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमें फोकस हर एक सब्जेक्ट के ऊपर में करना है कि हमारा हर पेपर अच्छा जाए, सिर्फ पास नहीं होना है, अच्छे मार्क्स लाने का एम रखो, तो देखोगे तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी होगी। तुम अपनी तरफ से एफर्ट डालो। बाकी मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे पास पढ़ने के लिए आए हो, मैं पूरी गारंटी ले रही हूँ तुम्हारी पढ़ाई की, कैसे होगी, अच्छे से होगी, पूरा वे क्या गाइडेंस देनी है, सारी मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा काम क्या है, खाली इफेक्टिवली पढ़ लो और कुछ नहीं करना है तुमको। जो पाथ बोल दे वो पाथ पे चल लो, उतना कर लोगे, मोर देन इनफ है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक्ट आओ, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये वाला एक्ट हम यहीं पे कंप्लीट करके छोड़ देंगे, ये वाला एक्ट हमें आगे नहीं मिलेगा। पूरा एक्ट हम सीए फाउंडेशन में कवर करेंगे। इसकी वेटेज चेक करो, 20 to 25% वेटेज ये वाला एक्ट रखता है। इसमें 74 सेक्शंस है विद 2 शेड्यूल्स टू द एक्ट। कितने सेक्शंस है? 74 सेक्शंस प्लस 2 शेड्यूल्स। तो ये 74 सेक्शंस हमारे सिलेबस में है। ये 74 सेक्शंस हम सारे यहीं पर कंप्लीट करेंगे और पढ़ के ख़त्म करेंगे। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि हमने पार्टनरशिप एक्ट तो बैठकर पढ़ा था बोर्ड लेवल में, एकेडमिक लेवल में, तुमने एक्ट नहीं पढ़ा था, तुमने एक्ट की कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिससे तुम्हारे सम सॉल्व हो सके, राइट। तुमने एक्ट नहीं पढ़ा था, एक्ट तुम पहली बार यहाँ पढ़ोगे। लॉ तुम्हारे बोर्ड के लेवल में नहीं है, यहाँ पर तुम पूरा एक्ट पढ़ोगे। वहाँ तुमने एक्ट में से कुछ कुछ चीज़ें निकाल के पढ़ी थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं। बस तुमने एक ओवरव्यू लिया हुआ है, तुमने पढ़ा नहीं हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है। क्यों?
क्योंकि ये सीए फाउंडेशन लेवल में भी है, ये सीए इंटर लेवल में भी है, एंड अगेन कौन से लेवल में आएगा, सीए फाइनल लेवल में भी आएगा। तो सीए बनने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे एक्ट में 470 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस, 470। आईसीए में ही 238 सेक्शंस है, ये 470 है, यानी इट इज़ सबसे आगे, सबसे ज़्यादा सेक्शंस इसी में है। ये आईसीए को भी पीछे छोड़ दे रहा है। तो 470 सेक्शंस है विद 29 शेड्यूल्स। तो इसमें कितने हम लोग को सीए इंटर में कवर करने हैं, हमें कवर करने हैं 123 सेक्शंस इन सीए इंटर। 123 सेक्शन इन सीए इंटर। सीए इंटर में कंपनी एक्ट अकेले इज ओनली फॉर 60 मार्क्स। जैसे सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ इज फॉर 60 मार्क्स, वैसे सीए इंटर में कंपनीज एक्ट इज फॉर 60 मार्क्स। तो ये 123 सेक्शंस तुम इंटर में कवर करोगे। वो 123 सेक्शंस में से कुछ सेक्शंस, सिर्फ कुछ सेक्शंस उन्होंने तुम्हारे सीए फाउंडेशन लेवल में दिए। ये 123 सेक्शंस नहीं पूरे फाउंडेशन में है, 123 में से कुछ सेक्शंस सीए फाउंडेशन में हैं और बाकी कंटिन्यू होकर के सीए इंटर लेवल में आने वाले हैं, ठीक है। और बाकी पूरा एक्ट कवर करने में तुम्हें सीए फाइनल में जाना होगा। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये तुम्हारे सिलेबस का मेरे हिसाब से सबसे स्वीट एक्ट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ठीक है। ये वाला एक्ट तुम्हारे सिलेबस में देखो वेटेज भी कितने की रख रहा है, 5 to 10%। इसमें 81 सेक्शंस विद 4 शेड्यूल्स है पढ़ने के लिए, लेकिन सारे सेक्शंस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इंस्टीट्यूट ने लास्ट टर्म में नोटिफिकेशन निकाल के बहुत सारे सेक्शंस को इस एक्ट से एक्सक्लूड कर दिया सिलेबस से। और नेक्स्ट एक्ट जो फाइनल 5th एक्ट है ना, 5 एक्ट्स थे। सबसे पहले तुमने पढ़ा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फिर आया द पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर आया द कंपनीज एक्ट 2013, और नेक्स्ट आया 4th एक्ट था हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, एंड द लास्ट एक्ट इज द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। इसकी वेटेज है 20 to 25%। इसमें टोटल 66 शेड्यूल्स मिलेंगे, 61 सेक्शंस मिलेंगे, शेड्यूल्स नहीं। और ये 64 सेक्शंस तुम्हारे सिलेबस में सीए फाउंडेशन लेवल में है, ठीक है। हमने सिलेबस का ओवरव्यू तो ले लिया कि अब मेरे सिलेबस में क्या है, मेरे को क्लियर हो गया लॉ के, लेकिन अब पेपर पैटर्न कैसा रहेगा वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। पेपर पैटर्न यानी कि कौन से क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, कंपल्सरी पेपर है कि थ्योरेटिकल मैंडेट के ऑप्शनल पेपर है कि फिर पेपर सब्जेक्टिव है या पेपर ऑब्जेक्टिव है, किस टाइप का है। मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि जो पेपर 2 है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन इज़ योर बिजनेस लॉज एंड सेकेंड सेक्शन इज़ योर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। जो सेक्शन बी है आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट सेक्शन, बिकॉज वो सेक्शन के बिना तुम लॉ जितना भी अच्छा कर लो यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर योर पेपर। तो सेक्शन बी जो है वो हमें अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज लॉ क्लासेस। तो सेक्शन बी जो है दैट इज़ एन ऑब्जेक्टिव पेपर। मैंने पहले भी बताया था ना ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव होता है। व्हेन आई से ऑब्जेक्टिव पेपर इट मीन्स एमसीक्यूज है इस पेपर में। एमसीक्यूज मतलब वो आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसके 4 चॉइसेस देंगे, आपको राइट चॉइस को OMR शीट होगी एक, ठीक है, उस OMR शीट में सर्कल करके आना है। क्लियर है ये वाली चीज़। तो जब आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करते हो दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी बहुत सारी चॉइसेस है, 4 चॉइसेस है, उसमें से आपको राइट आंसर टिक करना है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में यही होगा। इसमें एक पार्ट आएगा खाली कम्युनिकेशन का, वो एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो पोर्शन आपको वो डायरेक्ट रिटन क्वेश्चन में देंगे, ठीक है। तो वो एक खाली फुल आंसर लिखना पड़ेगा। बाकी जितनी भी इंग्लिश कवर करोगे, नाम है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, इसमें कवर्ड है बहुत सारा इंग्लिश का पार्ट। तो वो वाले पार्ट में क्या होगा, आपको वो लोग कॉम्प्रिहेंशन देंगे, कोई वर्ड की मीनिंग दी, बोला चूज़ करो क्या मीनिंग करेक्ट है इसकी, सेंटेंस देंगे, इनडायरेक्ट स्पीच देंगे। तो ये सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कवर होंगे। ये पेपर में होता क्या है, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 10 मार्क्स ईच, ठीक है। मैंने क्या बताया था, सेक्शन बी इज़ फॉर 40 मार्क्स। तो उन्होंने क्या किया, ये पूरा पेपर मैंडेटरी नहीं होता है, आप एक क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। सो दे विल गिव यू 5 प्रॉब्लम्स ऑफ 50 मार्क्स विच मेक्स इट 50 मार्क्स के वो लोग आपको क्वेश्चंस भेजेंगे, और आपको कितने के अटेम्प्ट करने हैं, 40 मार्क्स, क्योंकि सेक्शन बी आपके कोर्स में कितने का है, 40 मार्क्स का। तो यानी 1 क्वेश्चन कैन बी लेफ्ट आउट, जिसमें से प्रॉब्लम नंबर 1 विल ऑलवेज बी कंपल्सरी।
क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है, सबको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और रिमेनिंग प्रॉब्लम्स में से आप एनी 3 अटेम्प्ट करो। प्रॉब्लम नंबर 1 कंपल्सरी हुआ, 2 से 5 के बीच में आपको 3 प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स का पेपर यहाँ कवर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। जब हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, मैं तुम लोग को वर्कशीट्स दूंगी, उस वक्त हम ये वाले पोर्शन को कवर करेंगे। अब सेक्शन ए में आओ। सेक्शन ए इज़ फॉर 60 मार्क्स। 60 मार्क्स में दे आर गोइंग टू गिव यू 5 एक्ट्स, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, ठीक है। रिमेनिंग में से आपको 4 प्रॉब्लम्स और अटेम्प्ट करने होंगे, 4 प्रॉब्लम्स और अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ एवरी क्वेश्चन इज फॉर 12 मार्क्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 12 मार्क्स, रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे फॉर 12 मार्क्स ईच, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 60 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तुम मेरे को पूछोगे, अब जेन्युइन क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, दीदी एक एक्ट छोड़ के जा सकते हैं एग्ज़ाम में? मैं बोलूँगी नहीं, ये बोर्ड्स नहीं है बच्चे, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सीए है। यहाँ वो लोग नहीं करने वाले कि पूरा एक एक्ट छोड़ जाओ, एक क्वेश्चन हम पूरा एक एक्ट से बना करके देने वाले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो सारे एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर देखना और फिर डिसाइड करना कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। आईएससी जैसे, सीबीएसई जैसे बोर्ड लेवल के पेपर्स में मैंने जब तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, मैंने तुम्हें एक चैप्टर छोड़ने नहीं दिया, रिवीजन तक मैंने सारे चैप्टर्स का कराया और बोला एग्ज़ाम में डिसाइड करना क्या छोड़ना है। तो सीए जैसे लेवल में तुमको लगता है कि मैं तुमको एक भी चीज़ छोड़ के जाने दूंगी? तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं कि दीदी कुछ छोड़कर जा सकते हैं। नहीं, सब पढ़ के जाना पड़ेगा। एग्ज़ाम हॉल में आप डिसाइड करिएगा आपको क्या छोड़ने का मन है, ठीक है ना। एग्ज़ाम देने के बाद आके मुझे बोल देना कि दीदी मैंने ये वाला क्वेश्चन को छोड़ा है, स्किप किया है। ये नहीं कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, कुछ उसमें लिख के आना भूल गए, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। तो ये पेपर पैटर्न है तुम्हारा, ठीक है ना। 3 घंटे का पेपर रहेगा, टाइम की हमेशा शॉर्टेज होगी, किसी से भी पूछ लो, टाइम हमेशा शॉर्ट रहेगा। क्यों शॉर्ट रहेगा? क्योंकि तुम्हें पूरा पेपर आता रहेगा। जिसको पेपर नहीं आता उसके पास टाइम हमेशा ज़्यादा रहता है। तुमको पूरा पेपर आएगा। मेरी प्रिपरेशन ही ऐसी होगी कि तुम्हारे को पूरा पेपर आना ही आना है। प्रॉब्लम तभी आती है जब पूरा पेपर आता है, क्योंकि हमको हर चीज़ लिखनी है। जब हमको हर चीज़ लिखनी है तो हमें प्रेजेंटेशन भी अच्छी रखनी है, लिखना भी है, कोई आंसर स्किप भी नहीं होना चाहिए, तो टाइम तो शॉर्ट हो गई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि तुम्हारे को ज़्यादा टाइम की शॉर्टेज नहीं हो जाए, हम एग्ज़ाम्स तो देंगे यहाँ पर 100 मार्क्स के, उसमें तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसकी वजह से तुमको बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर नहीं लगे कि शॉर्ट है। ये नहीं हो कि तुम्हारा राइटिंग स्पीड ऐसी चल रही है कि 1 घंटे का पेपर छूट गया, नहीं, हाँ 5, 10, 15 मिनट का डिफरेंस चलेगा। तो ये वाला हुआ तुम्हारा पूरा पेपर पैटर्न। आई होप तुम लोगों के मन में मैं ये वीडियो के थ्रू एटलीस्ट ये क्लियर कर पा रही हूँ कि तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं एंड पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। क्योंकि अगर आपके पास में एक ओवरव्यू नहीं है, मेरे को यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, तो कौन से रास्ते चले नहीं पता लग सकता ना। अब मेरे ख्याल से बिजनेस लॉ से रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ इमेज बैठ रही है, कुछ पैटर्न बैठ रहा है कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। बाकी तो ऑब्वियसली पढ़ कर समझ में आएगा, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे द कंपनीज एक्ट 2013। जब भी ये नाम आपको याद करना होगा, मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये नाम तुमको याद रखना पड़ेगा। हमको जब आंसर्स लिखने हैं उसमें मुझे इस नाम की ज़रूरत पड़ेगी। तो द एक्ट का नाम क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013। नाम बता रहा है कि ये अप्लाई किसके ऊपर में करेगा, ये अप्लाई करेगा कंपनीज़ के ऊपर में। द कंपनीज एक्ट जब बोलते हैं यानी वो कंपनीज एक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो द लिखा हुआ है, तो द कंपनीज एक्ट ही उसका नाम है। 2013 क्या है? 2013 इज़ द ईयर व्हेन द एक्ट वाज मेड। मतलब जब पहली बार हमने बोला, अमेंडमेंट्स बहुत आए, बहुत चेंज हो गया 2013 से, लेकिन 2013 इज़ द ईयर जिससे कंपनीज एक्ट नया बना था। पहले हम पढ़ते थे, इनफैक्ट मैंने इंटर में पढ़ाया हुआ है, जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, देन आई स्टार्टेड टीचिंग कंपनीज एक्ट 1956। तो 2013 मेरी आंखों के सामने आया। तो ये एक्ट 2013 में बना, इसीलिए इसका ईयर मेंशन है 2013। एक्ट का नाम याद रखना पड़ेगा, राइट। एक्ट का ईयर राइट याद रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि खाली नाम लिख के आ जाओ एज पर दी कंपनीज एक्ट, नहीं, ईयर याद रखना पड़ेगा। सो इट इज़ दी कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो आज हम लोग ये वाला एक्ट स्टार्ट करेंगे।
अभी आप लोगों के पास फिजिकल कॉपी ऑफ द मैट नहीं होगी तो पीडीएफ से करेंगे। पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे ऐप में भी एंड वेबसाइट में भी, आपको जहाँ से कन्वीनियंट हो वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। फ़िलहाल के लिए पढ़ते वक्त मैं जो डिस्प्ले करूँगी पीडीएफ, उसके ऊपर मैं फोकस करूँ, ठीक है। तो हम ये है हमारा पीडीएफ वर्जन ऑफ द स्टडी मटेरियल, ये कुछ ऐसा दिखता है। एक सुंदर सी लॉ की फ़ोटो। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंपनीज़। मैंने ये पूरे प्रिपरेशन, तुम्हारी ये जो कंपनी लॉ की प्रिपरेशन है, कंपनीज एक्ट की प्रिपरेशन है, मैंने इसको तोड़ा है 5 पार्ट्स में। अच्छा, एक चीज़ और स्टडी मटेरियल के बारे में जो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ ताकि तुम टेंशन फ्री होकर पढ़ो, तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रहे। ये जो स्टडी मटेरियल मैंने प्रिपेयर किया है रादर सर्वेशन क्लासेस में, कोई भी स्टडी मटेरियल जब हम प्रिपेयर करते हैं, नंबर 1 थिंग इज़ कि ये स्टडी मटेरियल हमने खुद प्रिपेयर किया है। ये हम रात को जाके खुद प्रिपेयर करते हैं, ये नहीं कि किसी को आउटसोर्स कर दिया कि टाइप करके रख दो पूरा मटेरियल, वेदर इट इज़ रेलेवेंट फॉर स्टूडेंट नॉट रेलेवेंट फॉर स्टूडेंट देखा जाएगा, नहीं, ये सारी रेलेवेंट चीज़ें ही तुम्हारी मॉड्यूल में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। इसको बनाने के लिए हमने सीए इंस्टीट्यूट की मैट को यूज़ किया, यानी स्टडी मटेरियल को यूज़ किया है जो जनरली आपके पास होनी चाहिए थी बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, लेकिन इस बार नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा आईसीए का मटेरियल इसमें कवर्ड है। इसमें इंस्टीट्यूट के रिवीजन टेस्ट पेपर्स सारे कवर्ड है। मैं ये नहीं बोलूँगी 10 साल के कवर्ड है कि 20 साल के कवर्ड है, जो चीज़ें तुम्हारे सिलेबस में रेलेवेंट है, जिस टर्म से वो लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस दे रहे हैं आरटीपी में, उस टर्म से मैंने कवर कर दिया है। कंपनीज एक्ट पहले सीए इंटर लेवल में हुआ करता था, अब रिसेंटली जब सीए फाउंडेशन न्यू कोर्स आया है, ये उसमें सीए फाउंडेशन में आया है, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेंगे जो सीए इंटर में आए हुए हैं, वो भी मैंने कवर कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो मैंने कवर की है, इसमें जो तुम्हारे एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं उसका इंस्टीट्यूट मटेरियल इशू करता है, आंसर्स इशू करता है, वो भी मैंने इसमें कवर कर दिए। अगेन इट इज़ नॉट ईयर स्पेसिफिक दैट इट इज़ ओनली फॉर लास्ट 10 ईयर्स और लास्ट 20 ईयर्स और लास्ट 30 ईयर्स, नहीं, जितने क्वेश्चंस कंपनीज एक्ट से रिलेटेड थे वो भी सब इस मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेटेड है। सिर्फ इसी मॉड्यूल में नहीं, मैं अलग से क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल प्रिपेयर की हुई हूँ, उसमें भी कवर्ड है, प्लस तुम लोगों के क्लास में भी कवर कर दूँगी, एंड रिवीजन चार्ज जो है उसमें भी कवर्ड है। तो तुमको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि हमको ये बुक भी रेफ़र करनी है, वो बुक रेफ़र करनी है, तुम कोई बुक रेफ़र नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हें कोई बुक मिलेगी ही नहीं, सारी चीज़ें इसी में इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है ना। तो आओ कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में आते हैं। सबसे पहले कौन सा सेक्शन कंपनीज एक्ट की हमको डेफिनेशन देता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 220। अब देखो क्या होता है ये, जब हम बोलते हैं ये जो 2 लिखा हुआ है, दिस इज सेक्शन नंबर, क्लियर है। ब्रैकेट में अगर आपको कोई नंबर लिख के दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं सब सेक्शन। तो अगर जो ये 2 है, ये हुआ सेक्शन, जो मेन सेक्शन है उसका सब सेक्शन है, ये जो ब्रैकेट में लिख के दिया। अगर इस 20 के बाद सपोज करते हैं ब्रैकेट में ए लिखा होता या बी लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, तो इस ए को हम बोलते हैं क्लॉज, यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 क्लॉज ए। जो बुलेट्स तुम लोग डाल के आंसर लिखते हो ना, ए बी सी, ये बुलेट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट या किसी भी एक्ट में ये ए बी सी लिखा होता है ना, सो इट इज़ नॉट बुलेट। तुम लोग याद है ना, जब आंसर लर्न करते हो तो हम लोग ए बी सी में जो बुलेट्स होते हैं लर्न कर लेते हैं। अगर एग्ज़ाम हॉल में सी वाला पहले याद आता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन हम ए में भी लिख सकते हैं, ए वाला बाद में याद आया उसकी एक्सप्लेनेशन बी में लिख दी, बी की एक्सप्लेनेशन सी में लिख दी, ऐसा कर देते थे। कंपनीज एक्ट, कोई भी एक्ट में तुम ये नहीं कर सकते। ए बी सी क्या इंडिकेट करता है? ए बी सी इंडिकेट करता है क्लॉजेज। ये आप अपने मन से नहीं बदल सकते, ये क्लॉजेज स्पेसिफिकली आपको मेंशन जहाँ है वही नंबर के साथ कोट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर कोई सेक्शन नंबर दिया हुआ है तो उसका एक सब सेक्शन आएगा ब्रैकेट में, अगर कोई क्लॉज है तो उसका क्लॉज भी आएगा। क्लियर है ये चीज़? तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 हमको देता है डेफिनेशन ऑफ कंपनी या मीनिंग ऑफ कंपनी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 से मिलती है। मैं तुम्हें पढ़ाने के वक्त सारे सेक्शंस बताऊंगी, सारे सेक्शन नंबर्स बताऊंगी, सारे सब सेक्शंस बताऊंगी, सारे क्लॉजेस बताऊंगी,
लेकिन एग्जाम हॉल में एज अ स्टूडेंट तुमको ये लिख कर नहीं आने हैं, ठीक है। मेरा काम है तुमको पूरे अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाना, तो मैं तुम्हें ये सारे सेक्शन नंबर्स बताऊंगी क्योंकि नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग आंसर्स इन द एग्जाम यू डू नॉट नीड टू कोट एनी सेक्शन, सो नो नीड टू लर्न द सेक्शंस, ठीक है। हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे एज पर द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द जो भी एक्ट है, यहाँ पे कंपनीज एक्ट है, सो योर आंसर विल स्टार्ट विथ एज पर द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो सेक्शन नंबर लर्न नहीं करना, लेकिन पता तो होना चाहिए क्या है, किसको क्लॉज बोलते हैं, किसको सब सेक्शन बोलते हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 डिफाइंस कंपनी, ठीक है। जस्टिस लिंडले ने कंपनी को क्या बोला, उन्होंने कहा कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स मतलब, अच्छा पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तुम लोगों ने कवर किए हुए हैं क्लास 11 में, कॉमर्स में पढ़ते थे। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम पहले देख लेते हैं, हमने प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, फिर पार्टनरशिप पढ़ा था। अब कंपनीज में तुम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया हुआ है। बोलते कि जैसे सपोज करो मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करने का मन है, लेकिन मेरे पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है। एडिक्वेट कैपिटल नहीं है मतलब मेरे पास रुपए नहीं है जो इन्वेस्ट करके मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं लोगों को बोलती हूँ, मैं कुछ लोग अपने फ्रेंड्स को रख लेती हूँ, अपने हस्बैंड को रख लेती हूँ, तो हम लोग मिलकर 4 जन हम लोगों ने रुपया लगाया, ठीक है। हमने आइडिया लाया कि चलो हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को अगर कोई बिज़नेस करना है तो मेरे को उसमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत है। सपोज से कि मेरे को अपना एक ई कॉमर्स की साइट खोलनी है, मुझे है कि सब ऑब्जर्वेशन क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी खाली, ठीक है। तब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है, हम क्या करते हैं, हम अपनी कंपनी बनाकर एक शेयर्स इशू करते हैं। वो शेयर्स को लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो वो जो अमाउंट मेरे को पे करेंगे ना, दैट विल बिकम माय कैपिटल, और उस कैपिटल को यूज़ करके आई कैन स्टार्ट माय बिजनेस। मैं बिजनेस करूँगी, उसमें कुछ प्रॉफिट आया, वो जो प्रॉफिट आया उससे मैं शेयर होल्डर्स, जो लोग रुपया लगाए उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, वो शेयर होल्डर्स को मैं क्या इशू करूँगी, आई विल बी इशूइंग देम डिविडेंड। क्लियर है, दैट इज द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो होता क्या है कि सबसे पहले जस्टिस लिंडले ने कहा कंपनी कुछ नहीं है, कंपनी इज जस्ट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, यानी कुछ पर्सन्स मिलते हैं, वो डिसाइड करते हैं हमें कोई बिजनेस करना है, वो आइडिया इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर वो पर्सन्स मिलके कैसे काम करना है वो डिसाइड करते हैं। तो कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स से अलग अलग मीनिंग आई। बोले एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जब हमने कहा तो जो लोगों ने रुपया लगाया उस रुपये को हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। वो जो स्टॉक ऑफ मनी लगाया गया है, किसी ने लगाया है, उसको बोलते हैं कैपिटल। वो जिन लोगों ने रुपया लगाया उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स या मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। दोनों अलग होते हैं लेकिन अभी के लिए एक है, ठीक है। फिर क्या हम लोग जो ये मेंबर्स होते हैं ये हमको कैपिटल किस फॉर्म में देते हैं, ये हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो जो हम उनको इशू करते हैं वो चीज़ को हम बोलते हैं शेयर्स। ये शेयर्स को खरीदने के लिए वो हमको रुपया देते हैं, विच बिकम्स माई कैपिटल, ठीक है, द कैपिटल ऑफ माई कंपनी। तो आओ सब्सटैंशिएट करते हैं। दीज पर्सन्स कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक, और इस कॉमन स्टॉक का नाम मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज कैपिटल। द पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट द कैपिटल आर नोन एज मेंबर्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और लास्ट में द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू इज नोन एज शेयर, ठीक है। रीड करो ये जितना मटेरियल, अभी डेफिनेशन नहीं रीड करनी, अभी खाली ये जस्टिस लिंडले के हिसाब से कंपनी क्या होती है, ये बुलेट्स जो हमने डिस्कस किए ये वाला पार्ट रीड करो।
अब आओ जो कंपनीज एक्ट डेफिनेशन देता है। कंपनीज एक्ट में मैंने क्या बताया था, कौन सा सेक्शन डेफिनेशन ऑफ कंपनी दे रहा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, ठीक है। दिस डिफाइंस अ कंपनी एज अ कंपनी which is incorporated under the Companies Act 2013। क्या मैंने कहा, a company means a company which is incorporated under the Companies Act 2013, ठीक है, और any other Companies Act prior to this act। मैंने अभी अभी बताया था ना जब मैंने CA इंटर में पढ़ाना शुरू किया था, so which act did I teach? I told you the name, it was Companies Act 1956, यानी वो 1956 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। तो 2013 से पहले कंपनीज क्या कर रही थी, इसके हिसाब से काम कर रही थी, तो वो इनकॉर्पोरेट हुई थी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो अब 2013 में हमने देखा कि भाई यहाँ नए एक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि पुरानी पेनल्टीज़ बहुत कम है, पुराने प्रोविजंस आउटडेटेड हो चुके हैं, अब ज़माना बहुत चेंज हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले बोलते थे बोर्ड मीटिंग, जहाँ बोर्ड के मेंबर्स मीट करते हैं वहाँ पे बोर्ड मीटिंग होती है। पहले मेंबर्स को तो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए था, जैसे सपोज 6 बोर्ड मेंबर्स है, 6 बोर्ड मेंबर्स एक जगह बैठेंगे तब मीटिंग होगी। लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज होने से कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग हो सकती है। तो अब ई मीटिंग्स का कंसेप्ट आया, तो ई मीटिंग्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 आया, ठीक है। तो 1956 हट गया। अच्छा, अब जब तुम कंपनीज एक्ट 2013 लेकर के आ गए, तो ये थोड़ी ना हो सकता है कि अब हम लोग एक काम करते हैं, जितनी कंपनीज 1956 वाले एक्ट के हिसाब से बनी थी सबको बोलो कि नहीं तुम्हारा कोई स्टेटस ही नहीं है हमारी नज़रों में, यानी तुम लोग कंपनीज नहीं हो। तो इसीलिए डेफिनेशन देखो उन्होंने कितनी सुंदर बनाई। उन्होंने कहा कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और पुराने वालों का भी स्टेटस लॉ की नज़रों में रहे, तो उन्होंने क्या कहा, एंड अदर कंपनीज एक्ट इनैक्टेड प्रायर टू कंपनीज एक्ट 2013। तो इससे क्या हुआ, 1956 में या उससे पहले जो कंपनीज एक्ट था उसमें जो वाली भी कंपनीज को स्टेटस दिया गया था ऑफ बीइंग अ कंपनी, उन सब के स्टेटस को हमने मेंटेन रखा। उनको हमने ये नहीं कहा कि अब तुम कंपनी नहीं हो, ठीक है। नहीं तो सोच सकते हो ना इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ जाता। तो बोला कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी कंपनीज एक्ट इनैक्टेड प्रायर टू द कंपनीज एक्ट 2013। तो डेफिनेशन इतनी सिंपल है, जस्टिस लिंडले ने उसको पूरा एनालिसिस करके हमको बताया कि कंपनी क्या होती है। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को हम मेंबर्स बोलते हैं, ये कंपनी के शेयर्स लेते हैं एंड कंपनी को एक कॉमन स्टॉक देते हैं विच इज़ नोन एज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब तुम्हारे पास 2 मिनट है, प्लीज़ ये पूरे सेक्शन 220 को डेफिनेशन को अच्छे से रीड करो। अब जो डेफिनेशन ऑफ कंपनीज पढ़ी उसके बेसिस पे हमको कंपनी के कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगे। वो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने तुम्हें यहाँ पर लिख करके दिए हैं PDF में, हम उसको कवर करते हैं क्या क्या है वो। सबसे पहला फीचर जो है दैट इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब, सुनो एक चीज़, बोलते हैं कि हम लोग कंपनी और कंपनी हम लोग जैसे हम इंडिविजुअल्स हैं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तुम मेरे को जानते हो नम्रता दीदी के जैसे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे को नम्रता दीदी के नाम से नहीं जानती। उसके लिए मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ जो नाम मेरा मेरे पैन कार्ड पे मेंशन्ड है, उनके लिए मैं वो हूँ, ठीक है। उनको मेरे से कितना मतलब है, उनको मतलब है कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ। तो बोलते लॉ की नज़रों में हर एक जन की एक आइडेंटिटी होती है।
तो कंपनी की एक अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। कंपनी को एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इशू किया जाता है। क्या इशू किया जाता है? सुनो, मैं लिख रही हूं, तुम लोग देखो। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो हर एक कंपनी को कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिन, CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जब एक कंपनी को ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है, इसका मतलब है वो कंपनीज एक्ट 2013 की सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए रजिस्टर हो चुकी है एज अ कंपनी। अब जो कंपनी की वो जो कंपनी का नाम है, वो जो बिल्डिंग है, अब हम उसको एक अलग से पर्सन जैसे ट्रीट करेंगे। पर्सन मतलब मेरे तुम्हारे जैसे वो सांस नहीं ले सकती, लेकिन लॉ की नज़रों में उसकी एक आइडेंटिटी आ चुकी है। लॉ के नज़रों में वो एक पर्सन बन चुकी है, वो एक कंपनी है। हम उसको उसके नाम से, उसके कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर से जानेंगे। जैसे लॉ मेरे को कौन सी नज़रों से जानता है? मेरे पैन कार्ड के नंबर से। वैसे ही कंपनी को कैसे जानेगा? कंपनी के कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर से जानेगा। क्लियर है ये वाली चीज़? समझ में आया? तो लॉ बोलता है एक पर्सन बनने के लिए तुमको सांस लेना ज़रूरी नहीं है। जो कंसेप्ट तुम साइंस में पढ़ के आए थे कि ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड ग्रो, वो ज़रूरी नहीं है। बोलते यहाँ ब्रीदिंग इज नॉट अ पॉइंट। बोलते अगर तुमको एक आइडेंटिटी हासिल करनी है लॉ की नज़रों में, तो तुमको अपने जो भी एक्ट है उस एक्ट के अंदर में इनकॉर्पोरेट करो खुद को, नंबर लो, जो भी तुम्हारा पैन नंबर है, सिन है, जो है लेना है वो नंबर लो, तब हम तुमको बोलेंगे कि हाँ भाई तुम्हारी एक आइडेंटिटी है। तो कंपनी के केस में कंपनी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और उसके बाद एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलता है जिससे कि तुम्हारी एक आइडेंटिटी बन जाती है लॉ की नज़रों में। ठीक है। फिर बोलते कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब कि वो मेरे और तुम्हारे जैसे नेचुरल पर्सन नहीं है। उसको हमने एक फेक आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन दी हुई है। फेक आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन मतलब रियल में वो सांस नहीं ले रहा। मैंने कहा ना, इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, लेकिन फिर भी हमने उसको एक पर्सन ट्रीट किया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है, इसलिए हमने उसको एक पर्सन की डिग्री दी है इन द आई ऑफ लॉ। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलते हैं कि याद करो जस्टिस लिंडले ने क्या कहा। जस्टिस लिंडले ने कहा कि कंपनीज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। उन्होंने कहा जो ये पर्सन्स कंपनी बनाते हैं और कंपनी, ये दोनों को एक मत ट्रीट करो। ये एक अलग पर्सन है, ये एक अलग पर्सन है। क्योंकि लॉ ने क्या कहा, पर्सन होने के लिए आपको सांस लेना ज़रूरी नहीं है। अगर हम आपको आपकी एक आइडेंटिटी नंबर देते, अगर आप एक एक्ट के अंदर में, एक इनैक्टेड एक्ट के अंदर में अगर आपने इनकॉर्पोरेट की है अपने आप को, तो आप एक अलग से पर्सन हो। तो बोलते हैं कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो लोग कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, जिनका आइडिया है कंपनी का, वो और उनकी कंपनी अलग अलग दो जने हैं। ठीक है। मैं हूँ, मेरे को कंपनी बनाने का आइडिया है, तो मैं और कंपनी अलग अलग है। सर्वेशन क्लासेस को अगर मैंने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर कराया, तो सर्वेशन क्लासेस एंड नम्रता तिवारी दो अलग अलग जने हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, सपोज तुम लोग शेयर होल्डर्स हो, तुम लोगों ने रुपया इन्वेस्ट किया है कंपनी में, तो तुम लोग शेयर होल्डर्स हो, तुम लोग और कंपनी भी अलग अलग हो। ठीक है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें सर्वेश तिवारी इज़ दी हेड, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सर्वेशन क्लासेस भी अलग अलग है। क्लियर है ये वाली चीज़? तो बोलते हैं कंपनी एंड द एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु डिसाइड टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी आर डिफरेंट, आर सेपरेट, द मेंबर्स एंड कंपनी आर सेपरेट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी आर सेपरेट। तो सबकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि जो बिजनेस कर रहा होता है या बिजनेस का ओनर होता है एंड बिजनेस अलग अलग चीज़ें होती है। ये हमने पढ़ा था जब तुम लोग क्लास 11 में अकाउंट्स पढ़ के आए होगे। लॉ में क्या बोल दिया जा रहा है, यहाँ हम स्पेसिफिकली कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम स्पेसिफिकली कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बात बोल रहे हैं कि कंपनी एंड द एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
all are different and separate from each other. Company has its own identity which is recognized by corporate identity number under the Companies Act 2013. और दूसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं, कंपनी अपने एक्ट्स के लिए खुद लाइबल होती है. कंपनी के एक्ट्स के लिए आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मेंबर्स या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को होल्ड नहीं कर सकते लाइबल. ठीक है. सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट आया कहाँ से, एक बहुत फेमस केस है सैल्मन वर्सेस सैल्मन. उस केस की वजह से कोर्ट ने डिसाइड किया, उस केस में रादर डिसाइड किया गया था कि कंपनी एंड पर्सन फॉर्मिंग द कंपनी आर सेपरेट इवन दो नेम ऑफ द कंपनी एंड द पर्सन फॉर्मिंग द कंपनी इज सेम. ठीक है, एक बार के लिए यहाँ तक रीड करो. अब हम लोग पर्सन्स की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर पर्सन्स के बारे में और सब्सटैंशिएट करते हैं. तो पर्सन्स की डेफिनेशन में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले पर्सन्स की डेफिनेशन आई है इनकम टैक्स एक्ट से. कौन से सेक्शन से, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31. कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन आई थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 से. यहाँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर्सन्स को डिफाइन करता है और ये डेफिनेशन आई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 से. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट हम लोग इनकम टैक्स एक्ट कौन कौन पर्सन्स है, पर्सन्स को क्यों डिफाइन किया गया, क्योंकि जो पर्सन्स होंगे वही टैक्स पे करेंगे. पर्सन्स किस किस को डिफाइन किया गया, इंडिविजुअल्स, मेरे तुम्हारे जैसे जो जन है हम लोग इंडिविजुअल्स है तो वी आर पर्सन्स. दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई HUF है उसको हमने स्टेटस दिया है पर्सन का. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिलीज होती है जिसमें एक कर्ता होता है, एक हेड होता है जिसकी बात सब लोग सुनते हैं, इनहेरिटेंस वाला लॉ चलता रहता है, दैट इज़ HUF. तो HUF को इन्होंने स्टेटस दिया है पर्सन का. कंपनी का हमने अभी अभी डिस्कस किया है. पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, उनको भी एक अलग पर्सन जैसे ट्रीट किया गया. एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई क्लब्स होते हैं, वो क्लब्स जो है क्लब्स को भी टैक्स पे करना पड़ता है तो उनको हम लोग इस कैटेगरी में टैक्स करते हैं.
Local authorities, Kolkata Municipal Corporation, Havra Municipal Corporation, they also persons liable to pay taxes. ओके और लास्ट है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, जैसे कोर्ट्स हुए, इन लोग को हम लोगों ने क्या किस चीज़ में किस हेड के अंदर टैक्स करते हैं, कौन से हेड में पर्सन्स ट्रीट किया गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स को किया गया। अच्छा, ये सारे मैंने आप लोगों को सब क्लॉजेज ऑर्डर में लिख के दिए। मेरा मन करेगा तो मैं कंपनी को ए में लिख दूं और इंडिविजुअल को सी में लिख दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक्ट के सब क्लॉजेज के हिसाब से दिए गए हैं। नोट कर लो ये पर्सन्स की डेफिनेशन को। इनकम टैक्स एक्ट तुम इंटर में पढ़ोगे तब इसके ऊपर में और डिटेल डिस्कशन कर पाओगे। आई होप सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को तुम लोग ये पर्सन्स के डेफिनेशन के साथ लिंक कर पा रहे हो, देख रहे हो कि कैसे ये लोग अलग अलग है, यानी क्यों कंपनी को अलग बनाया गया। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि कंपनी भी टैक्स पे करेगी तो उसको हमने पर्सन ट्रीट किया गया, और कंपनी एक्ट बोलता है कि कंपनी भी एक पर्सन है क्योंकि इनकम टैक्स की नज़रों में उसके पास में एक अलग आइडेंटिटी है, उसको भी एक अलग पैन नंबर इशू किया जाएगा, और इंडिविजुअल जो पर्सन ने कंपनी फॉर्म की उसका एक अलग पैन नंबर होगा। तो इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट का काम करेगा, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड कंपनी दोनों अलग है। कंपनी जो काम करेगी उसके लिए कंपनी को होल्ड करो लाइबल, एंड जो पर्सन्स काम करेंगे मेंबर्स या डायरेक्टर्स या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, उन्होंने जो गलतियां की है उसके लिए उनको लाइबल होल्ड करो। ठीक है, तो तुम लोग के ये पॉइंट्स कवर हो गए थे। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी तक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी। सबसे पहले कौन सा था, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या था, आर्टिफिशियल पर्सन, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो था दैट वाज सेपरेट लीगल एंटिटी। अब आते हैं सेपरेट प्रॉपर्टी। मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, मैंने बोला कि एक कंपनी और मेंबर्स डायरेक्टर सब अलग अलग होते हैं, तो कंपनी की एक सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। किसी मेंबर की प्रॉपर्टी को आप नहीं बोल सकते कि दैट इज़ कंपनीज प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिस डॉक्यूमेंट में, जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी का नाम लिखा गया है, दैट इज़ कंपनी की प्रॉपर्टी। और जो परचेज डीड पर इंडिविजुअल मेंबर्स का नाम लिखा गया वो इंडिविजुअल मेंबर की प्रॉपर्टी है। तो आप मेंबर की पार्टनरशिप में याद करो, इंसॉल्वेंसी आती थी तो पार्टनर्स का पर्सनल एस्टेट ले आते थे ना, वो एस्टेट को बेच के जो पैसा आता था उससे रीपे करते थे क्रेडिटर्स को। यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है, बोलते कंपनी और उसके मेंबर्स अलग होते हैं, कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होते हैं। कंपनी को लिक्विडेट करते, डिसॉल्व नहीं करते, कंपनी को लिक्विडेट करते हैं। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो उसके क्रेडिटर्स को रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप क्रेडिटर्स को रीपे करोगे, सपोज फंड सफिशिएंट नहीं है, इन दैट केस आप मेंबर्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ला कर बेच करके क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे सकते। जितनी प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर है सिर्फ वही प्रॉपर्टी बिकेगी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन टू पे द फंड्स ऑफ द क्रेडिटर्स, और जो बैलेंस रह जाएगा वो क्रेडिटर का बैड डेट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो देखो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है कंपनी की। नेक्स्ट पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन से क्या समझ में आ रहा है तुमको? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी में मेंबर्स कभी भी चेंज होते रहते हैं। मेंबर्स, मैंने क्या बोला, कंपनी और मेंबर्स अलग अलग होते हैं। तो अगर एक मेंबर आ रहा है, दूसरा मेंबर जा रहा है, नया मेंबर, थर्ड मेंबर आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि कंपनी फिर भी अपना काम करे जा रही है। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, यानी कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय हु इज द मेंबर ऑफ द कंपनी। Anyone can be the member of the company, members can come, members can go, but the company will go on forever. मानो एक कंपनी है, उसके सारे मेंबर्स मर गए, कोई इश्यू नहीं है, फिर भी कंपनी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके अपनी अलग ही चलती रहेगी। एक कंपनी, उसके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं रहे तो क्या हुआ, फिर भी कंपनी अपनी लॉ की नज़रों में क्या है, अलग आइडेंटिटी होल्ड करती है, तो कंपनी विल गो ऑन। उसके शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, नए मेंबर्स आएंगे, वो मेंबर्स ऑफ द कंपनी अब कहलाएंगे। क्लियर है? तो कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर मेंबर और अ पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स और द होल बॉडी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जब भी मेंबर्स को कुछ भी हुआ, शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, नए मेंबर्स आ जाएंगे। सो द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। द कंपनी कैन नेवर स्टॉप due to members or board of directors because company is a separate legal entity in the eyes of law. नेक्स्ट बोलते हैं लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। बोलते हैं कंपनी और मेंबर्स तो अलग अलग होते हैं, उनको अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है, राइट? तो कंपनी की लाइबिलिटीज़ और मेंबर की लाइबिलिटीज़ भी अलग अलग होनी चाहिए। मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, पार्टनरशिप फर्म्स डिसॉल्व होती है और कंपनीज क्या होती है, लिक्विडेट होती है। तो लिक्विडेशन के टाइम पे तुम मेंबर से कितना रुपया मंगवा सकते हो, वो कंपनीज एक्ट बोल चुका है कि इतना ही एक मेंबर देगा, वो फिक्स्ड है।
तो वो मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ उस अमाउंट तक ही है जितना अमाउंट वो लोग दे कैन पे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अब वो अमाउंट क्या रहेगा, वो कैसे डिसाइड होगा, चलो चेक कर लेते हैं। बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कोई कंपनी है जिसने शेयर्स इशू किए हैं। शेयर्स के केस में तुम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स होती है। एक शेयर है सपोज 100 रुपीज़ का, तुमने मेंबर्स से कॉल कर लिया है 60 रुपीज़, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बच रहा है 40। तो एक मेंबर कितना मैक्सिमम पे करेगा, 40। तो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज रिस्ट्रिक्टेड टू ₹100, दैट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। उससे ज़्यादा तुम उससे कॉल नहीं करवा सकते हो, ठीक है। दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी एक कंपनी जिसमें मेंबर्स शेयर्स नहीं लेते लेकिन गारंटी देते हैं कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आई विल बी पेइंग दिस सम। सपोज एक कंपनी है, उसमें एक मेंबर है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने बोला कि आई विल पे ₹1 लाख इस कंपनी के लाइफ टाइम में, ठीक है। तो उसने कितने अमाउंट की गारंटी दी, उसने 1 लाख की गारंटी दी। सपोज अभी तक वो 60,000 पे कर चुके हैं, तो अब आप उससे कितना रुपये और मंगवा सकते हो, जितना बैलेंस बच रहा है उसकी गारंटी के बीच में, यानी जितना अमाउंट ऑफ गारंटी अनपेड है, दैट इज 40,000 कैन बी कॉल्ड फ्रॉम मिस्टर ए। नेक्स्ट होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल, यानी एक कंपनी ने शेयर्स भी इशू किया एंड गारंटी भी ली है मेंबर्स से। तो ऑब्वियसली अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स प्लस द अमाउंट ऑफ गारंटी दैट द मेंबर हैज गिवन। लेकिन एक स्पेशल काइंड ऑफ कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी। इन दैट केस द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। वहाँ पे मेंबर्स की कोई लाइबिलिटी की लिमिट नहीं है, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड बन जाती है। ये आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। नेक्स्ट हुआ कैपेसिटी टू स्यू एंड गेट स्यूड। अगर एक कंपनी को हमने एक अलग से आइडेंटिटी दी है तो उसको सारे राइट्स मिलेंगे एक पर्सन के, यानी एक कंपनी स्यू कर सकती है। तुमने कंपनी के साथ कोई गलत काम किया, धोखा दिया, कंपनी को चीट किया, तो कंपनी तुमको स्यू करेगी, तुम्हारे ऊपर केस करेगी। जब आई से सू इट मीन्स कि कंपनी तुम्हारे ऊपर केस करेगी, ओके। सिमिलरली कंपनी ने तुम्हारे साथ चीट किया, कंपनी ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो स्यू द कंपनी इन इट्स ओन नेम, यानी कंपनी के नाम पे। मेंबर ने कंपनी के तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, देन यू विल हैव टू स्यू द पर्सनल मेंबर, मिस्टर ए को स्यू करो। लेकिन कंपनी ने, ए लिमिटेड ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, तब जाके ए लिमिटेड कंपनी को सू करो उसके नाम पर, ठीक है। कॉमन सील बोलते कंपनी का एक सिग्नेचर होता है, उस सिग्नेचर का नाम होता है कॉमन सील। हर कंपनी का अपना सिग्नेचर होता है, तो वो होता है कंपनी की कॉमन सील। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा सेपरेट मैनेजमेंट। मैंने पहले डिस्कस किया ये वाले पॉइंट को, कंपनी को और उसकी मैनेजमेंट को अलग अलग ट्रीट करो, उनको एक मत ट्रीट करो। जो पर्सन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को मैनेज करते हैं वो अलग होते हैं एंड कंपनी अलग होती है ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। बोलते एक कंपनी जो है उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल भी हो सकते हैं या फ्रीली नहीं भी ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है वो कौन से काइंड की कंपनी है। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो एक कंपनी में रहती है, अगर वो एक पब्लिक कंपनी है तो वो फ्री रहेंगे, और अगर वो एक पब्लिक कंपनी नहीं है यानी प्राइवेट कंपनी है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अभी के लिए बस इतनी चीज़ें समझ के रखो। मैंने जितनी चीज़ें बोली है वो सब में जहाँ जहाँ डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है अभी मैं 2 मिनट में करूँगी, लेकिन उससे पहले PDF से गो थ्रू करो।
तो ये रीड करने के बाद में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी कवर कर ली है। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी भी कवर की है। टोटल देयर वर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी एक साथ बोलेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सेकंड, आर्टिफिशियल पर्सन। थर्ड, सेपरेट लीगल एंटिटी। फोर्थ, सेपरेट प्रॉपर्टी। फिफ्थ, perpetual succession. Sixth, limited liability. Seventh, capacity to sue and get sued in its own name. Eighth point, separate management. Ninth point, common seal. And 10th point, transferability of shares. सब लोग एक और बार साथ में बोलो ताकि ये पॉइंट्स पूरे अच्छे से लर्न हो जाए हम लोगों को। फर्स्ट पॉइंट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेकेंड पॉइंट वॉज आर्टिफिशियल पर्सन, third point was separate legal entity, fourth point was separate management, fifth point was perpetual succession, then sixth limited liability, seventh common seal, eighth separate property, next point capacity to sue and get sued in its own name, and last point transferability of shares. अब कुछ नोट्स की ज़रूरत है, वो नोट्स लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ाई की, हमने अभी पढ़ा सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 डिफाइन करता है कंपनी को। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी एक्ट एनैक्टेड प्रायर टू द कंपनीज एक्ट 2013। फिर हमने कवर किया कंपनीज की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी? सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। Next characteristic was artificial person, then separate legal entity, separate property, then perpetual succession, then capacity to sue and get sued, limited liability, common seal, separate management and transferability of shares. इसके बाद अब हम कॉमन सील के बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। कॉमन सील मैंने क्या बताया तुम लोगों को? कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो पहले कंपनी को एक स्टैंप मारना पड़ता था, देखा है ना कई बार एक स्टैंप लगा हुआ आता था कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में। तो वो जो स्टैंप लगता है उसको हम बोलते हैं कॉमन सील। पहले बोलते थे कि कंपनीज एक्ट, इनफैक्ट 2013 ने भी ये बात बोली कि कोई भी कंपनी जो है वो अपने सिग्नेचर के लिए अपनी कॉमन सील लगाएगी अपने डॉक्यूमेंट्स पे। इवेंचुअली कंपनीज एक्ट 2013 को थोड़ा चेंज किया गया। कब चेंज किया गया? इन द ईयर 2015। उसका जो चेंज आता है ना, अब हम लोग इसको चेंज नहीं बोल सकते, लॉ की अपनी लैंग्वेज है, तो लॉ की लैंग्वेज में इस चेंज को बोलते हैं अमेंडमेंट। तो द कंपनीज
अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने कहा कॉमन सील इज ऑप्शनल फॉर कंपनीज। ठीक है, ऑप्शनल मतलब उसका मन है तो वो स्टैंप लगाए, नहीं मन है तो वो सील नहीं लगाए। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा कि ये क्या होता है, कॉमन सील क्या होती है, सिग्नेचर होती है। तुमने स्टैंप लगाया, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए तो दो लोगों के सिग्नेचर लगते हैं ना, जो दोनों पार्टीज होती है। तो कंपनी स्टैंप लगा दे रही थी, तब तक तो उसका सिग्नेचर आ गया, लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि नहीं, अब कॉमन सील जो है ना उसको मैंडेटरी मत रखो, उसको ऑप्शनल कर दो। तो ऑप्शनल कर दिया। अगर एक कंपनी अब कॉमन सील नहीं रखेगी तो क्या प्लान है भाई, एक पार्टी ने साइन कर दिया, ठीक है, बायर ने साइन कर दिया, सेलर का सिग्नेचर, अगर सेलर कंपनी है तो सेलर के सिग्नेचर में क्या आएगा अब, तो आंसर आया अगर एक कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं है, ठीक है, अगर एक कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं है तो एनी डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी ऑथेंटिकेटेड, मतलब विच इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड। देखो कितनी लैंग्वेज कैसी थी हमारी, लेमैन लैंग्वेज, हमारी आम भाषा क्या थी, विच इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड। इन्होंने लॉ ने कितनी अच्छी लैंग्वेज निकाल के दी, इसने कहा एनी डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय द कंपनी शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय, शैल बी साइंड बाय नंबर 1 2 डायरेक्टर्स। तो 2 डायरेक्टर्स से साइन करा लो अगर कॉमन सील नहीं है, और 2 डायरेक्टर्स से मन नहीं है तो किससे साइन करा सकते हो, 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी वेयर द कंपनी हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, अगर आपके पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, इन दैट केस कौन साइन करेगा, 2 डायरेक्टर्स करेंगे। कंपनी सेक्रेटरी है तो 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी साइन कर सकता है। ठीक है, कुछ प्रोविजंस है कंपनी सील के, कॉमन सील के, प्लीज उसको नोट करो। आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो मैं तुम लोग को प्रेशराइज नहीं करना चाहती ज़्यादा, मैं एक छोटे से टॉपिक से क्लास को एंड करूंगी आज की। टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज हम इवेंचुअली डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत काइंड्स ऑफ कंपनीज एक्ट डिवाइड करके रखा है, लेकिन जो बेसिक हमारे पर्पस के लिए सर्व करने वाली है दैट इज अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है।
इस छोटी सी चार्ट को ड्रॉ कर लो, इससे हमारी क्लास आज की एंड होगी। ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे और इसके बाद में फिर हम प्राइवेट कंपनी क्या है इससे क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो डिस्कशन के लिए ऐप में चैट करो, नहीं तो व्हाट्सएप में आओ। चलो बाय, स्टे सेफ।